वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 9 पे। ये जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये डील करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश से। उसमें आपका अर्बन, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स बेस्ड इश्यूज क्या हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब हम कवर करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, अपनी कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं। आई एम सेइंग इट रिपीटेडली, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो सके। और आपको एक क्वेश्चनर डायरी जरूर प्रिपेयर करके रखनी अपनी, जिसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ आपको न्यूज में दिखे या कोई और आपका पर्सनल एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशनल एग्जाम्पल, कोई एनवायरनमेंट से जो ऑब्जर्वेशन करके आपने एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड कर सकते हो आप। तो वो सारी चीजें आपको एक क्वेश्चनर, उसके लिए एक डायरी छोटी सी जरूर मेंटेन कीजिए। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। UPSC 2024 के लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इसके अलावा UPPCS मेंस 2023 का पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है। उसमें आपको सारा मटेरियल जो हम ये सब पढ़ रहे हैं इसकी PDF पाने के लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और UPPCS 2024 के लिए शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए भी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, पूरा स्टडी मटेरियल जो कि सफिशिएंट होगा आपका कंप्लीट पेपर क्लियर कराने के लिए, वेदर इट इज प्रीलिम्स, मेंस, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के वीडियो की GS 5 पॉइंट नंबर 9। थैंक यू सो मच। चलिए हम GS 5.9 देखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स रिलेटेड इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पे पंचायती राज के होने से फुलफिल होता है। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी सवाल पूछे जाते हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर का हुआ उसका रिजल्ट हुआ क्या? एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट रिजल्ट। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके दी जाए लोकल गवर्नमेंट को, थर्ड टायर गवर्नमेंट कौन सी है आपकी? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए, देन वी कॉल इट डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सा है, अगर आप लिख के आना चाहें तो। या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया में पावर शेयर होती है बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन योर स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कम्स योर लोकल गवर्नमेंट। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो आपने पढ़े होंगे, ये एक वाइसरॉय आए थे। इन्होंने पॉलिसी फॉलो की थी नॉन इंटरवेंशन की और प्रोसेस स्टार्ट किया था डिसेंट्रलाइजेशन का इंडिया में ड्यूरिंग 1870s। आप कहीं पे मेंशन करके आ सकते हैं ये डेफिनेटली। और ही वाज द 4th वाइसरॉय ऑफ इंडिया बेसिकली। 1869 से 1872 तक इनका टाइम पीरियड था, कार्यकाल था। इन्होंने मेयो कॉलेज भी खोला था अजमेर में, आप जानते होंगे, काफी फेमस है वो। तो ये कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, और इसका इंपॉर्टेंस इसी में लाई करता है कि जब पावर की शेयरिंग होती है तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। एंश्योर ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक लेवल पे ओवरबर्डन नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, और जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट तक पहुंच रहा है। इट इज सीपिंग थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का। उसी का रिजल्टेंट जो है आपका पंचायती राज और ये सब डेवलप हुए थे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बहुत आर्टिकल्स आते हैं हिंदू में, अक्सर आप पढ़ेंगे, और अखबारों में इन सब चीजों से रिलेटेड आर्टिकल्स काफी आते रहते हैं। इवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायती राज सिस्टम का? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज इज इक्वल्स टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो मैंने आपको भी बताया। आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट ऐसे स्टेप्स लेगा for the establishment of panchayats and then it will try to give them all kinds of functions and rights at the village level.
ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ये आप लिख के आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947 गवर्नर जनरल ने साइन किया 1947 में, और पंचायत स्टैब्लिश हुई इन द स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1949। इसके बाद 1955 में, देखिए अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन लागू कर दिया गया था इन पहले से ही। तो पंचायत कोर्ट्स को नाम दिया गया न्याय पंचायत, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया कि ये न्याय पंचायत बनी, ये लिख के आएंगे आप। फिर रिकमेंडेशंस आती हैं श्री बलवंत राय मेहता कमेटी के, आपने पढ़ा होगा 3 कमेटी आई थी, वो BAL के ऐसे करके प्रीलिम्स में हम याद करते हैं, बलवंत राय, अशोक मेहता, ऐसे करके LM सिंघवी आई थी कि नहीं आई थी, तो इनका क्रोनोलॉजी याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया भी था वहां पे। खैर यहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश एरिया कमेटी और जिला परिषद एक्ट 1961 को इंप्लीमेंट किया गया इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो मैंने आपके ऊपर अभी कॉन्सेप्ट इसीलिए पहले समझाया, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट से 3 टायर्स आई पंचायती राज, 3 टायर, ठीक है, ये वाले टायर नहीं है, लेवल्स हैं, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद, ये तीनों याद रखिएगा। यूपी के संदर्भ में आपको यही लिखनी है। व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश आपको वही लिखना है जो स्टेट में जिन नामों से जो चीज जानी जाती है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 1994, जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास करा इन सीक्वेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया इस पंचायती राज पूरे सिस्टम का, और ये फोर्स में आता है फ्रॉम अप्रैल 22, 1994। अब इसमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश जो प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट था 1947 का, इसको भी अमेंड किया गया, और 1961 वाले को भी अमेंड किया गया, जिससे यूनिफॉर्मिटी आए सारे के सारे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत में, वेदर इट इज ग्राम पंचायत, एरिया पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या क्या किया गया कि ऐसा हो, what was done about that, क्या किया गया, they ensured the organization and structure of the panchayats, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इसमें, रिजर्वेशन मिलना चाहिए प्रॉपर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, बैकवर्ड सेक्शंस को, विमेन को, तो SC ST OBCs को, विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, फिक्स्ड टेन्योर किया गया पंचायत का, फंक्शंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली डिफाइन की गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया स्पेशली इसके लिए, पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो सारा कुछ, और स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया। अब 1992 तक आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा अब यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसमें किसमें आनी चाहिए, पंचायत में, उनके इलेक्शंस टाइमली होने चाहिए, दे शुड बी स्ट्रेंथनिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। सो चैप्टर 9 वाज एडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय 73rd अमेंडमेंट, और इससे रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स किए गए इन आर्टिकल्स 243A टू 243O। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आर्टिकल्स रिलेट करते हैं टू पंचायत्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा लिख लोगे, ये जो ऊपर चीजें बताई हैं इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन में आप किसी भी इंट्रोडक्शन में कहीं भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात आए तो ये वाला पार्ट इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यूपी का हमने यहाँ से स्टार्ट किया। एक जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो और ज्यादा पढ़े लिखे लगोगे, यही एजेंडा है हमारा। अब उत्तर प्रदेश में आप देखें तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें क्या क्या है, पहला आपका ग्राम पंचायत है, दूसरी आपकी क्षेत्र पंचायत है, तीसरी आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब इनको देखेंगे एक एक करके। ग्राम पंचायत, ये एक्ट कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द ग्राम सभा ऑफ पंचायती राज। ग्राम पंचायत इसका लोएस्ट इज एट द लोएस्ट लेवल। इसमें देयर आर पर्संस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल लिस्ट। ये एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन इंक्लूड होते हैं। द पर्संस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल लिस्ट इन द पंचायत एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड एट द विलेज लेवल। पंचायत विलेज लेवल पे ही कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। Hence, what is it? It is a village level assembly of registered voters in the panchayat area. ऐसे बोल सकते हैं इसको। It shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the legislature of the state, not the parliament. ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं प्रधानी के इतने चुनाव होते हैं, सबका मेरे ख्याल से कोई ना कोई गांव होगा ही, मतलब सबका तो नहीं होगा। तो जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझते होंगे कि ग्राम प्रधान का बड़ा चुनाव होता है ना। गाड़ियों पे भी लिख के रखते हैं लोग आजकल तो ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान जो होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। आप जानते होंगे सीट्स आती हैं, कभी SC की, कभी ST की, कभी विमेन, ऐसे आती हैं सीट्स। जो वोटर्स हैं वहां के, जो 18 साल या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे हुआ आपका ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आती है आपकी क्षेत्र पंचायत।
ये सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। थर्ड टायर जो सिस्टम है इसमें सेकेंडरी लेवल है, इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, व्हाइल द क्षेत्र पंचायत चीफ जो है ही और शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्षेत्र पंचायत। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बीडीओ, he or she is the secretary of the Kshetra Panchayat, and Kshetra Panchayat acts as a link between district Panchayat and Gram Panchayat. Of course, ये connecting link है because it is in between. और फिर ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये टॉप मोस्ट लेवल है, ये जो 3 टायर स्ट्रक्चर है इसका, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होंगे वो उनको इलेक्ट करेंगे। ये जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द वोटर्स। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कैसा काम रहता है भाई, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, ये कीवर्ड्स हैं, ये लिख के आने आपको, वो किए जाते हैं फॉर द पंचायत्स ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और पंचायती राज ऑफिसर, आप जानते हैं ये बनेंगे आप, चिंता मत कीजिए। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो फॉर्म करती है कुछ कमिटीज अपने ही मेंबर्स में से, और वो कमिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, एक प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी होती है, एक एजुकेशन की होती है, कंस्ट्रक्शन की होती है, हेल्थ वेलफेयर की होती है, और वाटर मैनेजमेंट की होती है। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा आपने, ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, नाम अलग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको अपने स्टेट का लिख के आना है, ठीक है जी। तो अब आता है आपका पंचायत का इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन तो पढ़ के आए हो पूरा, क्या मत देना कि नहीं पढ़ा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बात आई कि इस एक्ट ने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC प्रोवाइड किया टू मेक पंचायत इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। अब इलेक्शन कमीशन इस काम में लग गया तो बस इलेक्शन कमीशन को तो और भी काम है ना, तो थोड़ा सा तो डिवोल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स का हो रहा है, तो भाई सब हर स्तर पे हो रहा है, वो सारे लेवल्स पे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र, जिला पंचायत पे अगर बात करें तो जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय पब्लिक। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, अभी आपने देखा ही। और मिनिमम एज इलेक्शन की क्या है, 21 साल, याद रखना आपको। टेन्योर क्या है पंचायत का, टेन्योर रहेगा 5 साल, लेकिन डिसॉल्व हो सकती है 5 साल से पहले भी। और अगर किसी वजह से डिसॉल्व हो गई है पंचायत बिफोर 5 years, देन विद इन 6 months पंचायत आर फॉर्म फॉर द रिमेनिंग टाइम बाय री इलेक्शन। इन सब चीजों में गलती ना करके आना कि हम तो लिख के आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, ऐसी उल्टी सीधी गलतियां हम कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। अब तो यूनिवर्सिटीज में भी नहीं चलती हैं ऐसी गलतियां। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं एट ऑल लेवल्स, मेंबर्स और चेयरपर्सन इंक्लूडिंग फॉर विमेन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और एक प्रोविजन है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी, और वो किस हिसाब से होगा, उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे, विधानसभा चाहे, तो ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन लाया जा सकता है, होता ही है मोस्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए, रिजर्वेशन, टेन्योर, ये सारी चीजों में गलती का बिल्कुल स्कोप नहीं है, नो स्कोप ऑफ गलती एनीवेयर। पावर्स और फंक्शंस की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट्स हैं सारे टू कॉन्फर दीज पंचायत्स विद desired amount of powers and authority, which will increase the power and authority of the Panchayati Raj institutions. किस लिए? So that the panchayats can work effectively in the form of local self-administration on all 29 subjects which are mentioned in the 11th schedule of the Constitution of India. तो ये आप जरूर लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको जरूर लिख के ही आनी हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसी आए अपना ठटाक से लिखना आंसर, ठीक है। और एक कोटेशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, व्हेन द पंचायती राज इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। ये महात्मा गांधी का एक कोट है, आप कहीं पे नोट कर लीजिए, आपके आंसर में काम आ सकता है ये। व्हेन द पंचायत राज इज एस्टैब्लिश्ड public opinion will do what violence can never do. You can quote this. PRIs क्या हैं आप जानते हैं, they are the system of rural local self government. ये keywords हैं, ठीक है जी। 73rd Constitutional Amendment 1992 रटा होना चाहिए, ये keywords हैं। और अभी फिलहाल PRI has completed 26 years of existence, आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज।
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए, इट इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री एंड द एरिया इज अबाउट 2.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 760 अर्बन लोकल बॉडीज हैं स्टेट में। अच्छा, इनका गवर्नेंस कौन करता है? ये इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं। ये सब खासकर ध्यान रखना है, कहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है। ये वाली मैं पॉइंट आउट चीजें इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये चीजें अगर आप गलत लिख के आते हैं तो बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा फिर, ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से मेंस कैसे मिलता जुलता है कि प्रीलिम्स में आपको पॉइंट स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अगर ठीक बातें पता हैं, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिख रहे हैं, गवर्नर का इलेक्शन लिख रहे हैं, तो आप लोग को एज उसकी ठीक पता है, पिन पॉइंट, तो आप ठीक लिख के आ पाएंगे, अंदाजन थोड़ी लिख देंगे। इनका जो इलेक्टेड है ये, और इनका जो टाइम पीरियड होता है इलेक्शन का वो रहता है 5 साल तक, मतलब जो इनका इलेक्टेड टर्म होता है। अब जो स्टेट है यूपी का, उसने इम्प्लीमेंट किया सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अप टू ग्रास रूट लेवल। मैंने आपको बताया इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके। भाई यही मतलब हुआ, इसीलिए ये आए थे क्या बोलते हैं, पीआरआईज और म्युनिसिपल बॉडीज, ये सब। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कौन सी गवर्नेंस है? ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो आपने इलेक्ट करी है वोट डाल के, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड नॉर्म्स, बोथ इंटरनली और जो उनका इंटरेक्शन होता है ना बाकी के इंस्टीट्यूशन से, उसके साथ भी। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आप इस तरीके की डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिख के आना है। और गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फर्क जान के चलिए, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल जो है अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबीज में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कैसे जा रही है? थ्रू यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 और यूपी नगर पालिका एक्ट ऑफ 1960। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? जाहिर सी बात है, सबसे पहला है जो सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, उसको सेल्फ रिलायंट बनाना। आत्मनिर्भरता की बात आजकल वैसे भी देश बहुत कर रहा है, तो वो चीज देखिए कब से इम्प्लीमेंटेशन उसका ऑलरेडी स्टार्टेड है। बेटर सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यही काम होता है। अगेंस्ट टैक्सेस, फीस, फाइन्स एटसेट्रा कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। ये टैक्स पेयर का जो मनी है, इसके एवज में ही तो ये सब चीजें मिल रही हैं टैक्स पेयर को, तो वो मिले। बेटर सिविक एमिनिटीज मिले, सिविक फैसिलिटीज अच्छी हो, वाटर सैनिटेशन अच्छा हो, बेसिक नीड्स फुलफिल हो, ये है। तो फिर इसके तहत ऊपर आपने देखा था 73rd, इसके तहत आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने ये रास्ता खोला फॉर द वे ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ट्रांसफर एंड डिवोल्यूशन ऑफ मोर फंक्शंस एंड फंड्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज। मोर फंक्शंस एंड फंड्स, डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस एंड फंड्स। तो आगे आगे चल के डाइवर्सिफाई होती गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो डिवॉल्व हुई अपॉन द 3 टायर स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी 3 टायर स्ट्रक्चर है, ऊपर भी 3 टायर स्ट्रक्चर था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आप ऐसे करके एक चार्ट वाला डायग्राम भी पेपर में बना के आ सकते हैं सबको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? नगर निगम होता है, आपको पता होगा। ये रिप्रेजेंट करता है यूएलबीज को, जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज वो वाली जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से ज्यादा है। नगर पालिका परिषद कहाँ होता है? जहाँ पे 20,000 से 5 लाख तक की पॉपुलेशन है। और नगर पंचायत कहाँ होते हैं? जहाँ पे 20,000 से कम पॉपुलेशन। भाई देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से ही चीजें इलेक्ट की जाएंगी, सब यूनिफॉर्मिटी ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक की कंडीशंस, हर एक का वे ऑफ लिविंग, हर सिटी का स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन अलग है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लागू किया गया। और 1992 में ही आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको पता होगा अच्छे से। और ये मतलब ये ईयर वियर मत गलत लिख के आना, ठीक है, जो फ्रेमवर्क था डिसेंट्रलाइजेशन का। तो यहाँ पे आता है आपका उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1994, ये याद करके जाओ। और नगर निगम्स को कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं नगर निगम्स? यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1959, वेराज बोथ द नगर पालिका परिषद एंड नगर पंचायत आर गवर्नड बाय यूपी नगर पालिका एक्ट ऑफ 1960। देखिए कितना पुराना एक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा मेयर के चुनाव हो रहे हैं अभी, बहुत सी जगहों पे तो अभी हुए हैं रिसेंटली। हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन होता है? मेयर। म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट।
और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर्स और परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज के। क्या होता है इनके पास मेंबर्स की एक कमेटी होती है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये। और म्युनिसिपल कमिश्नर्स आप जानते हैं इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं नगर पंचायत में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं। मोस्टली आप देखेंगे सीनियर आईएएस ऑफिसर ये सब होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो हेड होता है कंसर्न पर जो पर्टिकुलर लोकल बॉडी है उसका हेड होता है। तो ये जो पूरा सेटअप और ब्रेकअप है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको लिख के आने में आपको सही रहेगा, ठीक है। बहुत आर्टिकल्स आते हैं, याद रखिएगा आप मेरी बात, न्यूज़पेपर्स में और सब जगह हो, हिंदी का हो इंग्लिश का हो, कोई भी न्यूज़पेपर में आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिले जो इस सबसे रिलेटेड है, जो पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखिए। जब तैयारी करते हैं ना बच्चे तो उनको एक तरीका बताया जाता है तैयारी का सबसे आसान, कि आप 100 किताबों में नहीं भागो, आप ऐसा करो पॉइंट्स निकालो अपने सिलेबस के और उन पॉइंट्स को इंटरनेट पे डाल के सर्च करो। मैं बताती हूँ वो काम यहाँ पे आपका आसान किया जा रहा है। तो अब आप सिर्फ इसको एनरिच करिए आंसर को अपने, इसको और ब्यूटिफाई कीजिए, अपनी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको लिखना नहीं आ रहा, कुछ कह रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कुछ कह रहे हैं ग्रामेटिकल एरर्स हो रहे हैं। नहीं, अपना मीडियम चुनिए। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाईफाई इंग्लिश नहीं लिखिए। बताइए आप यहाँ पे कहीं हाईफाई इंग्लिश है क्या? पूरे आपके हम जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं जिस पीडीएफ से, इसमें कोई हाईफाई इंग्लिश नहीं यूज हो रही है, बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश है। लेकिन जहां पे मैं आपको कहती हूँ कि आपको कोटेशन एज इट इज लिखनी है या डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है, इसके लिए बेसिक कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी। वो आप नहीं छोड़ सकते हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है आंसर लिखना, कोई बात नहीं, आप सिंपल उठाइए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद व्हाट, बस ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए। एक बार लिखना तो स्टार्ट कीजिए आप, एकदम सब कुछ आपको प्रॉपर जितना भी मटेरियल है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसको 2-3 बार देख लीजिए और फिर अपना लिखिए, लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके जैसे बच्चे हर बार लिख के आते हैं, आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करके आगे तक स्टेज तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेंस भी क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये वाले मैसेजेस नहीं करें आप, मतलब करें लेकिन इन मैसेजेस से घबराए नहीं। अगर नहीं आ रहा है लिखना कोई बात नहीं, नो बिग डील आप। लेकिन बस मैं 2 चीज़ों की ज़रूर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, योर इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी सिंपल, ल्यूसिड एंड क्लियर, हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड योर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात बस आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये दिया हुआ है आपको पूरा डायग्राम, आप इसको बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज का एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नगर विकास, ठीक है। फिर हैं डायरेक्टर लोकल बॉडीज के, फिर आते हैं आपके नगर आयुक्त, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये आपके ये भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारे, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स का लेवल है, देखिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये हैं आपके महापौर, मेयर, फिर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डेप्यूटी महापौर भी होते हैं कुछ जगह पे, और चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इनकी, ठीक है ना। ये सारे मेंबर्स हैं। फिर ये बाकी की कमिटीज हैं और आपके काउंसिलर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी की कमिटीज हैं। डायग्राम अच्छा है, बना के आ सकते हैं आप अपने मेंस के पेपर में, छोटा सा, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेनी है कोई भी, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो अभी आपको पता होगा अच्छे से, क्वेश्चन एक बन सकता है, मैं आपको बताती हूँ। विद द 30th एनिवर्सरी ऑफ 73rd and 74th constitutional amendments this year 2023, it marks 30th anniversary of 73rd and 74th amendment of the Indian Constitution. So throw some light on the urban local bodies in Uttar Pradesh. ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है भाई। 30वीं सालगिरह चल रही है, 30वां साल चल रहा है 2023 जो है ना। तो ये जो है इस बार काफी न्यूज में था, आप आर्टिकल सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल्स पक्का से मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा पार्ट 9 ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक नया स्केड्यूल भी ऐड हुआ था, 11th शेड्यूल, मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ, जिसमें 29 आइटम्स हैं, ठीक है जी। और गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की, ये बात और आपको याद रखनी है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वक्त। और इसने ऐड किया था पार्ट, जो हम 74th पढ़ रहे हैं, पार्ट 9 और 9A और 12th शेड्यूल। और इसमें कितने आइटम है म्यूनिसिपैलिटीज में? 18, ये पंचायत में 29 आइटम है। ये सब बेसिक चीजें याद आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब ये पढ़ लीजिए आप, आपको फिर मैं आपको लेटेस्ट आर्टिकल से 1-2 पॉइंट्स बता दूंगी। की पॉइंट्स देख लीजिए। अर्बन लोकल बॉडीज कंट्री में स्टैब्लिश हुई हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब मेरा क्वेश्चन भी यही था एक्चुअली, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे क्या, मैं बता देती हूँ आपको इसका। What is the status of democratic decentralization in India? What is the status of democratic decentralization in Uttar Pradesh?
कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसमें आपको आंसर डिवाइड करना है ऐसे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं, चैलेंजेस लिखने हैं, मतलब नेगेटिव इन द सेंस, नेगेटिव वर्ड तो नहीं यूज कीजिए, चलिए चैलेंजेस कर लेते हैं इसको, चैलेंजेस, ठीक है। और फिर आपका वे फॉरवर्ड, ये चीजें आप कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में, मेंस में अक्सर सवाल जो हैं आते रहते हैं, जैसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा दैट क्वेश्चन आ चुका है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है इंडिया में वो किस एक्सटेंट तक चेंज हुआ है, किस एक्सटेंट तक उसने चेंज किया है गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स। मैंने आपको बताया ये सारे ही सवालों के आंसर आपको इसी में से मिल जाएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन बताया है। 8 टाइप की अर्बन लोकल बॉडीज हैं इंडिया में, जानते होंगे आप इनको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। लेकिन यूपी का पेपर है तो आपसे इन सबको तो डिफाइन करने के लिए वो नहीं पूछेगा। सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट या बॉडी, उसको 3 मिनिस्ट्रीज देखती हैं। 85 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है जो, वो क्रिएट की गई थी एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री। जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जनरली जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं इनके हेड जो होते हैं उसमें आपके मेजर जनरल या जनरल होते हैं जनरली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है अगर यूनियन टेरिटरीज का केस है तो, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 74th अमेंडमेंट पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, 1993 में आया 9A, आर्टिकल 243P से 243ZG, और 12वां स्केड्यूल, 18 सब्जेक्ट्स, और म्यूनिसिपैलिटीज का आर्टिकल 243W, ये आप देख सकते हैं। और वो पंचायती राज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब देखिए ये रहा आपका ट्रांसफर ऑफ 12th शेड्यूल फंक्शंस, ये दिए हुए हैं, इनमें से कुछ कुछ देख सकते हैं आप। देखिए फायर सर्विसेज हो गई, वाटर सप्लाई, अर्बन फॉरेस्ट्री, रोड्स एंड ब्रिजेस, स्लम इंप्रूवमेंट, इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, देख रहे हैं आप सब कुछ ग्रास रूट लेवल वाली सारी चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है ना मॉल में शॉपिंग तो वो ग्रास रूट में नहीं आता है। ग्रास रूट पे इंप्रूवमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। प्रमोशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के साथ साथ रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, वो बूचरी, बूचड़ खाने, है ना, कैटल पाउंड्स, burial grounds and crematorials, urban amenities including parks, public conveniences including street lights, public health, sanitation and solid waste management, सबसे important। तो ये हैं आपके, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब salient features देखेंगे 74th अमेंडमेंट के। देखिए कुछ होते हैं मैंडेटरी प्रोविजंस और कुछ होते हैं वॉलंटरी प्रोविजंस। तो अब उसमें क्या है डिफरेंस, आप मैंडेटरी तो हैं कि लागू होंगे ही होंगे, और वॉलंटरी में वो स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि मैंडेटरी प्रोविजंस में नगर पंचायत बनेंगी ही बनेंगी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जैसे मान लीजिए स्मॉल है तो नगर पंचायत, लार्ज है तो काउंसिल, बहुत बड़ा अर्बन एरिया है तो कॉर्पोरेशन। सीट्स रिजर्व होंगी ही होंगी SC STs के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होंगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन है आपका 73rd अमेंडमेंट से, उसने सेटअप हुआ था टू कंडक्ट इलेक्शंस इन पंचायती राज बॉडीज, सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर द अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज आल्सो। एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल रहेगा यहाँ पे टू डील विद द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द पंचायती राज बॉडीज, एंड इट विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। और टेन्योर जो रहेगा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज का, इट बी फिक्स्ड फॉर 5 years एंड फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन 6 months। ये आप देख चुके हैं, अगर डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है असेंबली। देखिएगा आप अगर 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो इतना ईजी हो जाता है रिवाइज करना कि चीजें अपने आप, दिमाग जो है वो अपने आप आपके सामने ला के चीजें रखता रहता है। फिर है आपका वॉलंटरी प्रोविजंस, ठीक है। वोटिंग राइट्स दिलवाना मेंबर्स को यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इन द अबव बॉडीज। रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसका प्रोविजन नहीं है, SC ST और विमेन का है, इसमें दे भी सकते हैं नहीं भी। फाइनेंशियल पावर्स किस हिसाब की होंगी, टैक्सेस, फीस, टोल्स, मतलब किस क्या एक्सटेंट, दायरा क्या रहेगा इन पावर्स का। और म्युनिसिपल बॉडीज को कितना ऑटोनॉमस बनाया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा इन बॉडीज को टू परफॉर्म सम और द अदर फंक्शंस इंक्लूडेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू दिस एक्ट। तो ये आपके कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस देख लिया आपने, कुछ देख लिया आपने
आपके वॉलंटरी प्रोविजंस। तो एक चीज, अगर पेपर इस साल का आप लिखते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज पे पेपर आता है तो 30th एनिवर्सरी चल रही है, 30th ईयर चल रहा है, इस बात पे जरूर आप इस चीज को जरूर कोट कीजिएगा, ठीक है। अब चैलेंजेस, मैंने आपको बताया चैलेंजेस इश्यूज एसोसिएटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आपसे मैं बोलूँ कि पहले तो आप 73rd लिखेंगे, 74 लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कहाँ पे लिखे था, यहाँ बता देती हूँ। तो इससे ना आपका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा आपको, मतलब कैसे कोई भी आंसर अप्रोच करना है। देखिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किसी चीज के आपको लिखने हूँ तो उसमें आप लिखिए, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एम्पावरमेंट कीवर्ड जरूर याद रखिएगा आप। एम्पावरमेंट किसका? एम्पावरमेंट लोकल कम्युनिटीज का, ठीक है जी। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ने क्या करा है, डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए डिसीजन मेकिंग की पावर है लोकल कम्युनिटीज के पास। डिसीजन मेकिंग से आता है एम्पावरमेंट, याद रखिएगा। जिसकी वजह से, अब देखिए इंटरकनेक्टेड है चीजें, डिसीजन मेकिंग लोकल गवर्नमेंट को पावर दी, उनका एम्पावरमेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टिसिपेशन बढ़ा। किसका? ध्यान से इन चीजों को इंटरकनेक्ट करना सीख जाओ, अपने आप आंसर बना लोगे। पार्टिसिपेशन बढ़ा सिटीजन्स का, किसमें? गवर्नेंस में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो एक तो रहा पहलू आपका एम्पावरमेंट का। दूसरा पहलू अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा आपका अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। भाई लोकल गवर्नमेंट किसको अकाउंटेबल हैं? डायरेक्टली अकाउंटेबल हैं टू सिटीजन्स। और डाइवर्सिटी बढ़ेगी और इंक्लूसिव होएगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा हो सकता है आपका प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का, ये सब कीवर्ड्स हैं, जिसकी वजह से ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसीज आएंगी जो एड्रेस करेंगी नीड्स और इंटरेस्ट सिटीजन्स के रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड। ये तो आपको लिख के आना, ठीक है। तो ये रही बात इतनी। अब चैलेंजेस इश्यूज एसोसिएटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज इन उत्तर प्रदेश, ये देखेंगे अभी हम। पहला चैलेंज तो ये होता है, 18 फंक्शंस बताए गए थे, डिवॉल्व किए गए थे 12th शेड्यूल में, लेकिन अभी तक 8 फंक्शंस ही पूरी तरह डिवॉल्व किए जा पाए हैं उत्तर प्रदेश में। टाउन प्लानिंग एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है यूएलबीज का, फाइनेंसेस को मोबिलाइज करने का एक बहुत ही पारदर्शी वे में, तो टू मेंटेन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ सस्टेनेबल वे। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट है ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट का तो नहीं है ना ये फंक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज का है, लेकिन उनको उतनी छूट, उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है। जो 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन था यूपी का, उसने ऑब्जर्व किया कि दैट देयर इज अ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन रिलीजिंग इन्फॉर्मेशन टू द कमीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एज रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो देयर वाज अनड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस। अब सबसे पहले तो लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अनड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जब ये इंटरफेरेंस रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी, डिसीजन मेकिंग, जो ये आपने यहाँ पे पॉजिटिव चीजें लिखा सोच ली ना दिमाग में, उन्हीं के अगेंस्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं चैलेंजेस, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। रेवेन्यू बेस जो है इट उत्तर प्रदेश में, इट डज नॉट हैव एनी स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। पावर और अथॉरिटी डिटरमिन करने की रेवेन्यू बेस, जैसे कि टैक्स अथॉरिटी, टैक्स बेस, टैक्स रेट सेटिंग्स, लोकल टैक्स क्या होगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को ढीला नहीं छोड़ रहे हैं लोग, बहुत टाइटली इन्होंने खुद को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को अपने अंडर कंट्रोल में किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि रेवेन्यू बेस को डिटरमिन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पास पावर रखनी है, डिसेंट्रलाइज नहीं कर रही है पावर को। और ऑब्जेक्टिव क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, यही तो है कि पावर्स को ट्रांसफर किया जाए, शेयरिंग ऑफ पावर हो। और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है यूपी का, इट इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस क्राइसिस, कीवर्ड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। भाई स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है म्युनिसिपल बॉडीज की वो तो इंक्रीज हो गई हैं, बट इट हैज नॉट बीन मैच्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट of municipal employees at different levels. Capacity building effort is very important. These are all the keywords. You have to note them down, you have to revise them, and then you have to form your answers. Ground realities क्या रहती हैं कि
उससे पता चलता है कि सिटीजन्स जो हैं अर्बन एरियाज में उनको तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग में, especially the marginalized and the vulnerable sections of society who indeed are the most affected by the emerging crisis of urbanization. Urbanization का इशू जरूर लिख के आना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अखबार पढ़ के देखना, मटेरियल पढ़ के देखना, मैं समझा रही हूँ पहले से, इसको पढ़ाने से पहले जो मैंने चीजें समझाई आप उस चीज को देखना, और कीवर्ड्स जो रहेंगे ना वो हमें हर जगह सेम रहेंगे। तो जो ये कीवर्ड्स हैं यही आपके आंसर का बेस है। कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे से यूज करते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लोकल बॉडीज डायरेक्टोरेट। एक ये आपको ध्यान रखना है, कुछ अपना स्टेट का अलग है ना, तो वो आपको ध्यान देना ही देना है। अब ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द अर्बन रिलेशंस कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज का फॉर्मेशन उसमें एनविसाइज किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1971 which came into existence in year 1973. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस डायरेक्टोरेट का दैट टू प्रैक्टिकली मॉनिटर द एक्टिविटीज, ठीक है, and the financial condition and to maintain the funds properly. Apart from this, the government was facing difficulty in making direct correspondence with the urban local bodies of the state. So through the formation of directorate, एक medium create हुआ government के through जो to establish a contact with the bodies. तो ये आप way forward में भी लिख सकते हैं, conclusion में भी लिख सकते हैं। स्टेप्स क्या ले रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये। और आपका हो सकता है अगर बात करें इसके अंदर एक और आप चीज ऐड कर सकते हैं, कहाँ ऐड कराई जाए आपको, ये मैं हटा रही हूँ और यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। देखो 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता देती हूँ, कुछ दिमाग में आ रहा होता है ना तो फिर लगता है कि बता दिया जाए। एक और बात होती है अर्बन लोकल बॉडीज में कि सेरेमोनियल स्टेटस है मेयर का, मेयर के स्टेटस पे काफी सवाल उठते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी ना, सेकंड एआरसी नोट कर सकते हैं आप, उसने कहा था दैट द मेयर इन द अर्बन लोकल गवर्नमेंट मोस्टली एंजॉयज प्राइमरीली अ सेरेमोनियल स्टेटस, मतलब कोई खास पावर नहीं है, ज्यादातर पावर किसके पास है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, और म्युनिसिपल कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, उसके पास सारी पावर्स हैं। सो मेयर वर्सेस म्युनिसिपल कमिश्नर, मतलब म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके पास ज्यादा पावर है, तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट इंक्लूड कर लेना, ठीक है जी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज तो मैं आपको कराई चुकी हूँ, वो एक ही बात है। और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल लूपहोल्स हैं, ये जरूर लिख सकते हैं आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, और खासकर मतलब अर्बन लोकल बॉडीज में तो आप ये डालिएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल लूपहोल्स वाली प्रॉब्लम है ना, ये हम पंचायती राज में देखेंगे, ये ज्यादा वहां पे है, क्योंकि क्या है, बिल्डिंग नहीं है ज्यादा अच्छी ग्राम पंचायत के पास, टॉयलेट्स नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, मतलब बिल्डिंग है अपने पास लेकिन बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, पंचायत के पास इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, और फिर हमेशा फंक्शनल नहीं होते, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज में बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं डेटा एंट्री पर्पसेस किसके लिए, जिसकी वजह से वर्क जो है वो डिले होता चला जाता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। और दोनों में ही बता रही हूँ, एक ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, मेयर का नहीं है इतना वैल्यू, सेकंड एआरसी ने ऐसा नोट किया था कि म्युनिसिपल कमिश्नर्स के पास ज्यादा पावर है। बार बार बता रही हूँ, प्लीज कमेंट ना कीजिएगा कि राइटिंग समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कंप्लेंट्स ही करते रहते हो बस। चलो हाँ, तो अब जब इसका और उसका वे फॉरवर्ड कॉमन हो सकता है, वे फॉरवर्ड में एक तो पॉइंट आ जाएगा डायरेक्टोरेट वाला कि उत्तर प्रदेश लोकल बॉडी डायरेक्टोरेट हमने फॉर्म किया था, तो एक आपका स्टेट स्पेसिफिक हो गया, और भैया कुछ तो पॉइंट्स चाहिए ना बनाने के लिए, तो हमें तो फॉर्डर चाहिए हमारे उसके लिए, तो एक आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो चैलेंजेस यहाँ पड़े उसको उल्टा करके लिख देना है, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब ज्यादा ऑटोनॉमी, रिसोर्सेज वगैरह दो, पावर्स दो, लॉस को रिवाइज करो। एक आप पॉइंट जरूर लिख सकते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग, मैंने आपको भी बताया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग का लैक है, तो ये आप व्हाट कैन बी डन या उसमें लिख सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो, उनको इक्विप करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सचेंज विजिट्स और मेंटरिंग, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज लिखते जाओ उनको, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस ऐसी करके लिख लिया करो, एक्सचेंज विजिट्स प्लस मेंटरिंग, जैसे मैं कर रही हूँ ना आपकी मेंटरिंग और आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। चलो एक पॉइंट ही हो गया, एक हो गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये तो हर जगह लिख के आओ, लास्ट पॉइंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का रट लो, कम्युनिटी
पार्टिसिपेशन, पीए मतलब पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में। और इसमें आपको क्या लिखना है, अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक अवेयरनेस, कंसल्टेशंस, ये सारे पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने चैलेंजेस के बाद जो ये क्या पढ़ा है मैंने, पता चल रहा है, ये आधे इसी में गायब है। उत्तर प्रदेश लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट वे फॉरवर्ड में, और वे फॉरवर्ड में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, और जो मैंने चैलेंजेस बताए थे उसमें एक पॉइंट हमें देख लेना है, किसका, मेयर वाला। तो ये चैलेंजेस में एक पॉइंट मेयर वाला देखना है, सेकंड एआरसी ने ऐसा कहा था। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो बस इतनी बातें क्लियर रखो, फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज उत्तर प्रदेश में। आपको पता है 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट हुआ था 1961 में। बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट पे 3 टायर, उन्होंने 3 टायर का रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा विलेज पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम था 1961 का, उसके अंडर। अब यूपी गवर्नमेंट ने कोई नया पंचायती राज लेजिस्लेशन नहीं इनैक्ट किया। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बाद में आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी चल रहा था एक्ट। ऑलरेडी 2 एक्ट्स थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947 और एक था उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961। इन्हीं में अमेंडमेंट्स कर दिए, जिससे इसके जो प्रोविजंस हैं वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1992 में, उसके अकॉर्डिंग हो जाएं। अब फिर जब ये आ गया, भाई देश भर में कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया था पंचायत का, म्युनिसिपल बॉडीज का, 3rd टायर मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात हो ही गई थी, तो अमेंडेड एक्ट्स को फोर्स में लाया गया 22 अप्रैल 1994। अब ये थे जो अमेंडमेंट्स दिए, वो दिए स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो भी अमेंडमेंट्स के बेसिस पे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी स्टैब्लिश हुआ, इलेक्शन कमीशन भी स्टैब्लिश हुआ, अभी ऊपर देखा था आपने। अब ये इंश्योर किया गया इसके साथ साथ कि फिक्स्ड टर्म हो ऑफिस की, रिजर्वेशन हो SC ST OBC का और विमेन का। और ये जो आपने ऊपर भी प्रॉब्लम्स देखी थी, देखो म्युनिसिपल बॉडीज और पंचायती राज में सेम प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो। ठीक है, डिवोल्यूशन हुआ फर्दर अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का टू द पंचायत। यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 से जो पावर, ड्यूटीज, फंक्शंस हैं, क्षेत्र पंचायत कौन सी है, बीच वाली, याद आ रहा ऊपर, अभी सबसे ऊपर पढ़ाया था मैंने, इंटरमीडिएट पंचायत है, उसके फंक्शंस डिफाइन करना, उसका ड्यूटीज डिफाइन करना, ठीक है, उसका एक्सटेंट डिफाइन करना। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो जिला पंचायत है वो सेक्शन 31 से 38 में ये पूरा डिफाइन है। और जो यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 वाला है, पुराने वाला, इन दो में तो अमेंडमेंट किया, वो डिफाइन करता है पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। ठीक है, अब जो एक्ट है ये क्लियरली एन्यूमरेट करता है दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, एंड इट्स मीटिंग्स एंड फंक्शंस आर आल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शंस 3, 5 एंड 11। लेकिन कोई खास रेफरेंस नहीं है पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस का ऑफ वार्ड सभा, एक वार्ड सभा भी होती है ना उस एक्ट में। ठीक है, अब देखो किस किस हिसाब से बनती है, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा लेवल ऑफ पंचायत दिया हुआ है और पॉपुलेशन का नॉर्म दिया हुआ है, किस हिसाब से पंचायत बनेगी किसी पर्टिकुलर लेवल पे। देखो जिला पंचायत, हर मेंबर, ईच मेंबर इलेक्टेड ऑन पॉपुलेशन ऑफ 50,000, मतलब हर 50,000 पे एक मेंबर। क्षेत्र पंचायत में 2,000 पे एक मेंबर, और ग्राम पंचायत पे भाई 0 से 500 में 7 मेंबर्स हैं, 501 से 1000 में 9 है, इस तरीके से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये पूरा हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डेटा लिया है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक है ये डेटा। अब नॉमेनक्लेचर जो है 3 लेवल्स का, नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है, कुछ सेम है कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेवल है और नाम क्या है, और जो चेयरपर्सन है उस पर्टिकुलर पंचायत के, उनको क्या कहते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में क्या बोला गया, जिला पंचायत, यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं। इंटरमीडिएट पंचायत में क्या बोला गया, उसको बोला गया क्षेत्र पंचायत, यहाँ पे प्रमुख होते हैं। और विलेज पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसको बोला जाता है, उनके हेड होते हैं प्रधान। ये आपने गाड़ियों पे लिखे देखे होंगे नाम पक्का, यूपी में जो लोग रहते हैं, प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष। ठीक है, ये भी हमने डेटा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से ही लिया हुआ है। तो ये वाली चीजें जो हैं भाई, नॉमेनक्लेचर वगैरह ये सब नहीं गलत करके आना प्लीज। ठीक है, अब कुछ स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, ठीक है ना, स्टैंडिंग कमिटीज के डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। देखो जिला पंचायत में अपार मुख्य होता है, अधिकारी अध्यक्ष जिला पंचायत का होता है, इसमें अलग अलग कमिटीज होती हैं, पढ़ लेना एक बार, ऐसे कोई मतलब पूछेगा नहीं पेपर में, लेकिन हाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रमुख क्षेत्र पंचायत का, और आपका ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान ग्राम पंचायत। यहाँ पे देखो नियोजन आवाम विकास समिति है, सारी सेम ही ऑलमोस्ट, शिक्षा समिति है, निर्माण कार्य की समिति है, कंस्ट्रक्शन वाली, स्वास्थ्य एवं कल्याण,
और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, जल प्रबंधन है, ये सारी यहाँ पे इनकी समिति होती है, जिनके अभी ऊपर देखा था ना स्टैंडिंग कमेटी होती है, ग्रुप ऑफ कमिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज में भी देखा था ना आपने, ऐसी ये पंचायती राज में आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो आगे वही चीज, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक सेकंड स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बी स्ट्रेंथन्ड उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं अभी। इलेक्टोरल लिस्ट जो है इट शुड बी द सेम एज द वन यूज्ड इन लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस। फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स मैंडेटरी होने चाहिए सारे वोटर्स के लिए, कास्टिंग वोट्स, और ईवीएम्स को भी यूज करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कैपेसिटी बिल्डिंग को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक बार कर दिया और वो खत्म हो गया, करके दिखा दिया, कुछ नहीं, करके दिखाते ही रहना चाहिए, ठीक है। द कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एफएम रेडियो, ये सब ट्राई हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा मेरे ख्याल से जो ये प्रोग्राम चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वच्छ भारत अभियान, इसमें बहुत अच्छा ऐड हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सॉन्ग्स, प्रोग्राम्स, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पंचायत से रिलेटेड, लोगों के राइट्स पता होने चाहिए, लोगों को ड्यूटीज पता होनी चाहिए पंचायत की, ये सबका ब्रॉडकास्ट रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए। चेयरपर्सन स्पेशली जो जिला परिषद के हैं उनके पास शुड नॉट हैव द सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ एलोकेशन ऑफ पंचायत फंड and sanction projects for development. Instead, the fund should be proportionately tagged to elected representatives, and he or she should have the right to give the proposal for development in their ward and get the things implemented very timely in their respective wards. एक ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। Devolution जो है वो अभी nascent stage में है and it needs to be strengthened for effective democratization, and provision for declaring uncontested contestants as winner needs to be relooked. मतलब अभी भी ऐसी practices हैं जो अच्छी नहीं हैं, वो होती, ठीक है। और नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है इस देश में, जरा ये आप बता दीजिए मुझे, नेशनल पंचायती राज डे बताइए मुझे, ठीक है। पीआरआईज आप जानते हैं लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी एम ही है इनका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करना, बेटर नीड्स को आर्टिकुलेट करना, लोकल नीड्स को, मोर एफिशिएंट यूज दिखाना लोकल रिसोर्सेज का, ठीक है। सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे बताइए, सिग्निफिकेंस में लिखेंगे कि ये जो है ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करती है, सिग्निफिकेंस की बात कर रही हूँ मैं, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। और इफेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग में इनका अच्छा खासा हाथ है। ये कंसेंसस ओरिएंटेड और पार्टिसिपेशन, सुनिए मेरी बात, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं, जब गुड गवर्नेंस की बात हो तो ये 2 पॉइंट्स लिख के आना। कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए और पार्टिसिपेशन, ये 2 पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के, याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम सभा की आप इसमें इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, आर्टिकल 243 क्लॉज बी सबको पता होना चाहिए। और जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस में हम और क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं ये देख लेते हैं। चैलेंजेस में आप ले सकते हैं कि डिवोल्यूशन का तो हो गया, डिवोल्यूशन जो है देखिए लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो डिवोल्यूशन की पावर अथॉरिटी है वो स्टेट्स के पास है फिलहाल। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हो गई, ये सब जो है वोकेशनल एजुकेशन हो गई, इन सब का प्रॉपर, मैंने आपको बताया ना नेसेंट स्टेज में है, तो इनका जो है प्रॉपर डिवोल्यूशन नहीं हो पाया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रांट्स और फंड्स जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इशू ऑफ सरपंच पति, ये आपने वो पंचायत करके एक सीरीज थी वो भी देखी होगी, ये जो विमेन एम्पावरमेंट वाला मुद्दा होता है ना, सती लिख रही हूँ इशू ऑफ सरपंच पति, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था दैट सरपंच पति कल्चर शुड बी एंडेड, लेकिन अभी भी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है। विमेन इलिटरेट हैं, मतलब वो घूंघट ही नहीं उठाया होता उन्होंने कभी, पूरा पंचायती राज टेन्योर उनका हो जाता है, वो अपनी वाइफ को लड़ाते ही इसलिए हैं चुनाव की बस वो जो है सरपंच पति बन के सब कुछ पूरा अपने हाथ में ले लें कंट्रोल। ये पक्का लिखिएगा, ये विमेन से रिलेटेड इशू है, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर आपके मैंने आपको बताया एक हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज, इंफ्रा चैलेंज ऐसे करके लिख लो, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। आपको पता है बिल्डिंग में स्पेस है, मैंने ऊपर बताया था आपको, लेकिन नहीं है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जाना पड़ता है, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ, लैक ऑफ
सपोर्ट स्टाफ, ये लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप एक कमिटी थी डॉक्टर पी वेणुगोपाल की, वेणुगोपाल, ठीक है, कमेटी, जुलाई 2018 की रिपोर्ट थी ये। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ये लिख देना कि सपोर्ट स्टाफ नहीं है, पर्सनल्स का कमी है पंचायत में, सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब नहीं है, ये लिख देना इसमें, ठीक है, यूपी से रिलेट करके। और 9th आप लिख सकते हो लैक ऑफ कन्वर्जेंस, लैक ऑफ व्हाट, ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जरूर लिख के आना स्टेट से रिलेटेड पेपर में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स। देखो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम हैं उनमें कन्वर्जेंस नहीं देखने मिलता है। जैसे रोड्स हैं, मान लीजिए 2 डिफरेंट पैचेस पे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं 2 डिफरेंट फंडिंग से, मान लीजिए कोई 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया है और एक एमपी लैड स्कीम चलती है उससे, तो लेकिन क्या होगा, एक लार्ज एक्टिविटी का जो फंड है वो मल्टीपल रिसोर्स से फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो डिफरेंट गाइडलाइंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स साइट करते हैं एज अ मेजर कंस्ट्रेंट फॉर लैक ऑफ कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है एक्टिविटीज का। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें, जरूर लिख के आना, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएं इनको लिख लो या फिर उसको कहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये आपका दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक पेज यहाँ पे बना रखा है हम लोगों ने, आप देख सकते हो। ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं पंचायती राज के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज, ये पूरा देख सकते हो आप। स्टेट इलेक्शन कमीशन में देखो ये सारे आ रहे हैं ना, कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं पूरा। डायरेक्टर पंचायती राज के, मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के डायरेक्टर, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर, ये सारे ये आपके सिर्फ देखने के लिए है, ये देख सकते हो एक बार, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये आ गए ना, चेयरमैन, चीफ ये ऑफिसर, और बस ये पूरा ऐसे देख सकते हो एक बार कितने कितने ऑफिसर्स होते हैं, ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो रह गए स्टेप्स टू बी टेकन, मैं यही बता देती हूँ, कहाँ पे बताऊँ, इसको हटा दूँ, ये तो लिख ही लोगे, दोबारा वीडियो वापस से पीछे करके देख लेना, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, और आप लोग जब नहीं इतना फ़ायदा उठाते ना तो फिर आता है गुस्सा, ठीक है, गुस्सा ना दिलाना मेरे को। चलो अब स्टेप्स जो हैं, ऊपर जो स्टेप्स बताए थे ना मैंने आपको म्युनिसिपल बॉडीज वाले में, वो वाले स्टेप्स भी चल जाएंगे यहाँ पे सेम। यहाँ पे आप सेकंड ARC की रिपोर्ट लिखेंगे, उसी से तो आपका ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपका मेयर वाला आया था ना पूरा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए, जेन्युइन, ये कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको, ये तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में तो सब करा ही दिया जाएगा, लेकिन अब याद आ रहा है मुझे तो यही करा देते हैं। जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म मतलब फिस्कल ऑटोनॉमी होनी चाहिए फिस्कल अकाउंटेबिलिटी के साथ, फिस्कल जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल क्या, ऑटोनॉमी और फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, ये 2 काम होने चाहिए साथ साथ, ठीक है। सेकंड ARC ने ये भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए लोकल बॉडीज को टू आउटसोर्स स्पेसिफिक फंक्शंस, आउटसोर्सिंग ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, आउटसोर्स स्पेसिफिक फंक्शंस, ये जरूर लिख के आना भाई। पब्लिक प्राइवेट एजेंसीज को दे दो, कुछ सपोर्ट ले लो, इनेबलिंग गाइडलाइंस दे दो, और एक तो ये तो कहीं भी लिख के आ सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक ट्रेनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव तो रहने दो, होलिस्टिक ट्रेनिंग लिख लो। चलो ये देखो एग्जैक्ट ये वर्ड्स लिख के आओगे ना तो सही रहेगा, बाकी अपना ऐड कर सकते हो उसमें भाई। एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और नेटवर्किंग से हो सकता है, ये एक वर्ड आता है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग होनी चाहिए और सारे इंस्टीट्यूशंस की, जिससे कि जो वेरियस सब्जेक्ट्स है, मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी लिखना है इसमें, ठीक है, और जनरल मैनेजमेट है, इसकी प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए। और एक आ सकता है आपका ऑडिट कमेटी, ऑडिटिंग का पढ़ा था, इन हर पेपर को इंटीग्रेट करके लिखना है। ऑडिटिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कैसे चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा, एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है नहीं हो रही, एथिक्स वाला एंगल जरूर डालना है आपको, ठीक है, एथिकल प्रैक्टिस जरूर लिख के आना ये सब, ठीक है, याद करोगे मुझे। चलो ये सारी जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म, आउटसोर्सिंग, होलिस्टिक ट्रेनिंग रिवाइज करते रहो, ऑडिट कमिटीज, एथिकल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और पॉइंट आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने ग्रांट इंक्रीज किए हैं 22-21 के लिए रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। फाइनेंस कमीशन भी अच्छे स्टेप्स ले रहा है, ठीक है ना। 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टार्ट कर दिया था डेवल्यूशन, और जो ये ग्रांट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रांट्स प्रोवाइडेड हैं ये इंटेंड करते हैं टू बी यूज टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द डिलीवरी ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिक पब्लिक सर्विसेज, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और
उसमें तो आप ये लिख ही सकते हो, क्या बोलते हैं, क्या होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एक एम्पावर्ड पीआरआई, लिखो, चलो कंक्लूजन लिखवा लेती हूँ, ये कंक्लूजन लिख लो जरा, कंक्लूजन लिखो, आई एम डिक्टेटिंग, यू राइट इट। एन एम्पावर्ड पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इज द फाउंडेशन टू एन आइडियल व्हाट, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज, ये बात किसने की थी, ग्राम स्वराज एज एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। तो ग्राम स्वराज का ऑब्जेक्टिव तभी फुलफिल हो सकता है जब हम ये चीज करें, याद रखिएगा, ठीक है। और एक ई ग्राम स्वराज करके है, एक एप्लीकेशन है, आप वो देख सकते हैं, मैं इसे भी लिख देती हूँ, ई ग्राम स्वराज। ये जो है बेसिकली एक सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन है पंचायती राज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया हुआ है, यूजर फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है। आप लिख सकते हो ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉन्च करना चाहिए कुछ, है ना। आपका क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो आप, तो ये ई ग्राम स्वराज करके देख लेना, एक अकाउंटिंग पोर्टल है, एप्लीकेशन है, उसमें आपके लाइफ साइकिल मिलेगा आपको, ग्राम पंचायत की प्रोफाइलिंग, एक्शन प्लान क्रिएशन, एक्टिविटी आउटपुट, बस इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, इसमें तो ये पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा सिमिलर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो पीछे कर लेना, सब कुछ मैंने धीरे धीरे बताया है, लिख सकते हो आप, आराम से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये स्ट्रक्चर देख लो फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो चलो, तो अब देखेंगे पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश, क्या मतलब है पब्लिक पॉलिसी का, लोक नीति, है ना। पब्लिक पॉलिसी वो प्रिंसिपल्स हैं, वो डिसीजंस हैं, वो एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट्स ले रही हैं या फिर कोई और ऑफिशियल बॉडी है वो ले रही है, कोई भी ऐसा इशू जो जनता से संबंधित है, लोगों से संबंधित है, उसको डील करने के लिए, टू एड्रेस इश्यूज रिगार्डिंग पब्लिक कंसर्न। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और आपका बेसिक एम्यूनिटीज, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब जो ये पब्लिक पॉलिसी अप्रोच होती है ना, इसमें प्रोसेस होता है एक इन्वॉल्व। सबसे पहले तो उसमें होता है रिसर्च, एनालिसिस होता है, कंसल्टेशन होता है विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होंगे भाई, जो लोग उस चीज के लिए, जिनकी स्टेक्स उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब एजुकेशन जिसको चाहिए उससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप आउट्स हैं शायद जिनका स्कूल छूट गया है, या कंस्ट्रक्शन जो करेंगे, वो सभी ही स्टेक होल्डर्स में आएंगे। इसमें आपके जैसे सिटीजन्स, एक्सपर्ट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सब हो सकते हैं। एक बार पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो गई तो वो फिर इंप्लीमेंट होती हैं थ्रू अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म, जो गवर्नमेंटल मैकेनिज्म्स होते हैं। लेजिस्लेशन हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो सकता है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज ध्यान देते रहो इस चीज पे, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस किसी भी पब्लिक पॉलिसी का डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि पॉलिसी गोल्स में कितनी क्लैरिटी है, क्वालिटी क्या है पॉलिसी डिजाइन का, एबिलिटी है क्या इंस्टीट्यूशंस की टू इम्प्लीमेंट एंड इम्प्लीमेंट तो पॉलिसी डिसीजंस, मतलब ऐसा एबिलिटी है, इंस्टीट्यूशन इज वेल इक्विप्ड। Public policy can have a significant impact on the lives of citizens, changing the way people live, work and interact with each other. Most important. तो ये हुई आपकी पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। मतलब लोक नीति में वो सारी चीजें आएंगी जो आपकी सिटीजन से रिलेटेड हैं, ठीक है। बेसिक आपकी पब्लिक पॉलिसी ये हो जाती है, ठीक है। फंडामेंटल गाइड है ये, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज द फंडामेंटल guide to the action taken by different government bodies regarding several issues in the country. ये होती हैं आपकी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। जितनी भी स्कीम्स वगैरह बनती है ना, आप लगाओगे तो वो इसलिए बनती हैं। ये प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन है, ये क्या है, प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो प्रिंसिपल डिसीजंस एक्शंस हैं, ये क्या है, ये कोर्स ऑफ एक्शंस हैं। ये कुछ और कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख सकते हो चाहो तो। ये हो गई आपकी पब्लिक पॉलिसी, ठीक है ना। सार्वजनिक नीति भी इसको कहते हैं, लोक नीति भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो इंडिया में आजकल बहुत न्यूज में चल रहा था, इंडिया हो या यूपी हो, कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें देयर इज अ नीड टू बी पब्लिक पॉलिसी एजुकेटेड। पब्लिक पॉलिसी से एजुकेट करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड चल रहा है इस वक्त। भाई आप ये देखोगे, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है
उसमें बहुत से टैलेंटेड पीपल हैं, लेकिन गवर्नेंस इज स्टिल परसीव टू बी लैगिंग बिहाइंड प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा ये चीज, प्राइवेट सेक्टर बेटर मैनेजमेंट करता है इन सब चीजों का, तो इसलिए पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो निग्लेक्टेड रह जाता है, और पब्लिक मैनेजमेंट का एकदम साउंड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एक एक करके देख लीजिए, कुछ अपने साइड से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश। एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट ने कितने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारा फंडामेंटल राइट में भी राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड है, ये आप जरूर लिख के आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ दिया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप जरूर लिख के आएंगे। गवर्नमेंट ने फ्री लैपटॉप्स, टैबलेट स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप्स गर्ल्स को, ये सब दिया जा रहा है टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है उत्तर प्रदेश एजुकेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसी का? इट इज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द स्टेट रिसीव्स क्वालिटी एजुकेशन। और गवर्नमेंट ने इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए स्कूल्स और टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भी काफी स्टेप्स उठाए हैं। ये सारी चीजें प्लीज लिख के आनी है, आ सकता है डायरेक्टली पेपर। हेल्थ केयर, स्टेट गवर्नमेंट फोकस करती है टू इम्प्रूव दी हेल्थ फैसिलिटीज इन द स्टेट। उसके लिए बहुत सारे, आयुष्मान भारत स्कीम जो हेल्थ इंश्योरेंस देता है अप टू द कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, वो सारी की सारी लिखनी है आपको, वो स्टेट्स के लिए बनती है स्कीम। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख के आइए और इस आंसर को आप कॉम्प्रहेंसिव बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा खासा हैवी इन्वेस्टमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स को काफी अच्छे तरीके से डेवलप कराया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, सुना है ना, प्रीलिम्स के लिए तैयार की होगी। लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यूपी गवर्नमेंट बहुत कमाल का काम कर रही है इस एरिया में। और स्मार्ट सिटी मिशन भी लॉन्च किया है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। फिर आपका एग्रीकल्चर है। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी, भाई हमने ऊपर भी पढ़ी थी ये चीजें पुराने लेक्चर में, सॉरी, जैसे आपकी लोन्स प्रोवाइड करवाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलाना, ठीक है। और जब नेचुरल कैलामिटीज हो गई हैं कुछ, तो उसमें फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। और जैसे कुसुम योजना है आपकी, जिसमें फार्मर्स को असिस्टेंस दिया जाता है। किसान समृद्धि योजना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और फार्मर्स को मार्केट से लिंक करना, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर आपकी बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे स्टेप्स लिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप भी लिखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड आल्सो लॉन्च्ड यूपी इन्वेस्टर समिट। मैंने आपको बताया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख के आना हर जगह, जहां मिले वहां घुसा देना इसको। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टेट गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। मेक इन यूपी कैंपेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम और स्टार्टअप पॉलिसी 2020, ये 3 जरूर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ठीक है। चलो, विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, जहां भी बात आएगी तो विमेन एम्पावरमेंट तो आपको लिखना ही लिखना है। तो विमेन को एम्पावर करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेट में काफी अच्छे खासे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं बहुत सी स्कीम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू विमेन। एनवायरमेंटल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप लिखेंगे। कुछ कीवर्ड ऐसे रट लो दिमाग में, जैसे एनवायरमेंट दिखे ना तो सोचो वहां तो लिख के ही आऊंगा मैं, या आऊंगी मैं। The government has launched campaign to raise awareness about environmental issues and encourage people to adopt eco-friendly practices, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स, हरासमेंट ना हो वुमेन का, ऑपरेशन क्लीन, ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए, सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए स्टेट की, ठीक है। और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स सेटअप की जा रही है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड द यूपी पुलिस इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, किस लिए है, जिससे कि इमरजेंसीज पे क्विक रिस्पॉन्स आ सके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पब्लिक पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश की, इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कीवर्ड्स improving access to education and healthcare, enhancing infrastructure and ensuring law and order. The state government is constantly, relentlessly, ये सब लिख के आओ, working to address the challenges faced by citizens and improve the overall welfare and development of the state. Very important. सब लिख के आओ।
ठीक है। अब भाई जहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे वहाँ पे कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। जैसे मैं आपसे नोट्स नहीं बनवा पा रही हूँ, चैलेंज आ रहा है मेरे सामने, कैसे बनवाऊँ बताओ मुझे। पब्लिक पॉलिसी चैलेंजेस इन उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं क्राइम रेट थोड़ा ज़्यादा है, स्पेशली वायलेंट क्राइम्स, मर्डर, रेप, ये सब है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है बट मोर नीड्स टू बी डन। इतने से काम नहीं चलेगा। स्पेशल पुलिस यूनिट्स क्रिएट की गई हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने के लिए, बट स्टिल मोर नीड्स टू बी डन। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर डालती है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं क्रम्बल कर जाता है। स्टेट में हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, गर्ल्स जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं, शादियां करा दी जाती हैं उनकी जल्दी, एंड मेनी चिल्ड्रन कैन नॉट रीड एंड राइट प्रॉपर्ली। So improving the quality of education in the state remains a major challenge for which appropriate steps needs to be taken. ऐसे करके एक लाइन लिखती है आपको सामने, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश is also facing significant health challenges. डॉक्टर्स का शॉर्टेज है रूरल एरियाज में, स्पेशली एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज इज ऑल्सो लिमिटेड एंड मेनी पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड इवन बेसिक मेडिकल केयर। सो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई इज नॉट सो डेवलप। मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट लैक बेसिक एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन वाटर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप जानते ही हैं, यूपी में काफी यंग बच्चे बहुत आउट ऑफ जॉब्स है। The state government has launched several employment schemes, but more needs to be done to generate sustainable job opportunities. Sustainable job opportunities. The keyword is sustainable job. Okay? Corruption तो है ही पूरा। जो देश के इश्यूज हैं वो यहाँ के इशू हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यही सब लिख के आओगे आप। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो भाई रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो कम हो जाता है, और जब ट्रस्ट कम होगा ना तो डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आएंगे। ट्रस्ट मेन फैक्टर है। और यहाँ पे सोशल चैलेंजेस भी आप लिख सकते हैं भाई, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है, कम्युनल टेंशन इज अनदर मेन प्रॉब्लम। तो इसके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज डिजाइन होनी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर काम होने चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपको सारी लिख के आनी है। नीड क्या है, पॉलिसीज किस तरह की हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सजेशंस पे। सजेशंस भी लिख के आएंगे आप। आशावादी हैं आप बहुत, यू आर फ्यूचरिस्टिक, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, सो यू विल राइट दीज थिंग्स। क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश का रिलेटिवली लिटरेसी रेट कम है, स्पेशली अमंग फीमेल्स। सो इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स एड्रेसिंग। अब जब पता है आपको आधी प्रॉब्लम तो एजुकेशन से ही सॉल्व हो जाती है, मैं बताऊँ आपको। अगर तो एजुकेशन को तो आप मेन मुद्दा हर जगह लिखिए ही लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, गांधी जी क्या कहते थे इसके बारे में ये लिखिए। सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपका आंसर बहुत डाइवर्स हो सकता है भाई। पावर्टी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। पॉपुलेशन तक का प्रेशर कम हो सकता है अगर प्रॉपर लिटरेट है बंदा, उसको पता है भाई नहीं बच्चे 5-6 नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, हर चीज जो है एजुकेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। किताब और कलम वो काम कर सकती है जो तलवार भी नहीं कर सकती। और मटर्नल मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है एंड हाई बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस है यहाँ पे। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट होगा अच्छे से और हेल्थ सर्विसेज अच्छे से मिलेंगी तो ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स जो है ना स्टेट के वो बेटर हो जाएंगे। एक ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, लेकिन अभी फिलहाल इतना इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पा रहा है। जैसे अब ये इन्वेस्टर समिट हुई है, ऐसी समिट्स जनरली कहाँ मतलब सुनते हैं हम, जैसे मेनली गुजरात ये वाले जो इलाके हैं इनमें होती हैं, लेकिन अब हमारा स्टेट अट्रैक्ट कर रहा है इन सब चीजों को, ठीक है। फिल्म सिटी बन रही है यहाँ पे, आप एयरपोर्ट एक और बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हो गए हैं बताइए मुझे, टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूपी में कितने हो गए हैं। ये सारी चीजों को आप लिंक कीजिए अपने आंसर से। जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। टूरिज्म का पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, टूरिज्म का पॉइंट इसमें से मिसिंग है, आप खुद साइड कर दीजिए पब्लिक पॉलिसी में क्या हो गया, ठीक है। टूरिज्म में आपको पूरा करा चुकी हूँ, जरूरी नहीं है ना एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक करके आंसर बना लीजिए आप अपना। तो एनकरेजमेंट होगा जब इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट होगी एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर वर्कर्स, इट कैन हेल्प स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। और भाई कल्चरल एस्पेक्ट जरूर लिखिए, कम्युनल एस्पेक्ट जरूर लिखिए। सिग्निफिकेंट कास्ट हैं, रिलीजियस डिविजन्स हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोशल कोहेजन पर। सोशल कोहेजन मतलब कोडिपेंडेंसी, एक साथ रहना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो जब सोशल इंक्लूजन की हम बात करेंगे और एलिमिनेट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन को, तो उससे क्या होगा, ये डिविजन्स कम हो जाएंगे और मोर कोहेसिव सोसाइटी जो है उभर के सामने आएगी। ऐसे करके इंटरलिंक करके लिखिए, देखिए क्या फ्लो बना हुआ है एकदम पानी की तरह, ठीक है। तो जितने चैलेंजेस हैं ये गवर्नेंस के, इंक्लूडिंग करप्शन, इनएफिशिएंसी इन द पास्ट,
आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर लीजिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए अकाउंटेबिलिटी। इस सब से क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू अ मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव स्टेट। ठीक है, हमें रिएक्टिव स्टेट नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिव स्टेट चाहिए। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स बना के लिख दीजिए कुछ कुछ, कितने तो एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं। अब तो लिख देंगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे इस लेक्चर के, राइट्स इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब भाई राइट्स तो संविधान में फंडामेंटल राइट्स ही दिए हुए हैं। कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? ये सब भूल चुके हो या याद है ये सब? बताओ। अब उत्तर प्रदेश में जैसे कि बहुत से पार्ट्स में है ये प्रॉब्लम, राइट बेस्ड इश्यूज एकदम से उभर के सामने आए हैं। और ये राइट्स, किसके राइट्स की बात हो रही है? ये बात हो रही है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के, विमेन, दलित्स, माइनॉरिटीज, इन सबके राइट्स की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। अब क्या हो रहा है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न क्या है, यूपी में इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट विमेन के, जिसमें आपका सेक्सुअल हरासमेंट, रेप और मर्डर आ रहा है। According to the National Crime Records Bureau (NCRB) data, Uttar Pradesh recorded more crimes against women in 2021, and there have also been reports of police brutality and harassment of women during the protests. ये important है point, ये आपको लिख के आने हैं। ठीक है, अब बात है फिलहाल जो है at present, what are the rights related issues in उत्तर प्रदेश। तो आप वो देख सकते हो क्या क्या हैं issues। पहला इशू आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर का। यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, स्पेशली वायलेंट क्राइम्स जो हैं विमेन, अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के अगेंस्ट, जिसकी वजह से कंसर्न्स हैं कि स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो इफेक्टिव भी बची हैं या नहीं। ये एक मेजर मुद्दा है। कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है दलित्स की, who still face discrimination and violence, and the state has also witnessed several incidents of violence between different castes। आपस में जो सारी कास्ट्स को मिलके रहना चाहिए, कास्ट बेस्ड हार्मनी की कमी है। ठीक है, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि वी शुड बीइंग अ वेलफेयर स्टेट हम ये सब प्रोवाइड करें। अपना जो आंसर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के साथ बैक करके लिखिए। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिलीजन्स के हिसाब से डाइवर्स है पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख्स रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत से इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे कम्युनल वायलेंस के, जिसकी वजह से रिलीजियस टेंशंस बढ़ती हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, फिर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेट में यूथ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है जो जनरली अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब जो उनका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं उनको। एक सेकेंड। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि कंसर्न्स रेज हुई हैं अबाउट द स्टेट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक ने एक्सपोज किया स्टेट का इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट का क्या, कंट्री का एक्सपोज किया, स्पेशली इन रूरल एरियाज। सो टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सर्विस टू सिटीजंस रिमेन्स इट्स कंसर्न। सब वही पॉइंट्स हैं, रिपीट करके आपको वैसे ही वैसे लिखने हैं। ठीक है, एजुकेशन, यहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट्स है इंडिया का, स्पेशली अमंग विमेन एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। आप बिल्कुल मुझे जरा डेटा से लिख के बताइए कि यूपी का लिटरेसी रेट कितना है, विमेन, मेल और फीमेल का। ये आपको सब करवाया हुआ है हमने हमारे सेंसस, पॉपुलेशन, इन सब के वीडियो, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजंस रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंट का एस्पेक्ट तो आपको लिखना ही लिखना है। तो जिसकी वजह से अगर एनवायरमेंटल इश्यूज रेज होंगे तो पब्लिक हेल्थ, स्टेट की एबिलिटी टू प्रोवाइड अ सस्टेनेबल फ्यूचर पे भी सवाल उठेंगे। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी भी बात है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में क्रिटिसिज्म उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फेस करती है फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डेथ्स इन कस्टडी एंड पुलिस ब्रुटैलिटी। यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं एनकाउंटर के जहाँ पे पुलिस ने एलिजिडली किल कर दिया पीपल को इन फेक एनकाउंटर्स। तो स्टेट जो है इट हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट एंड टारगेटिंग एक्टिविस्ट्स। एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। फिर बात आती है राइट्स ऑफ वुमेन की। वुमेन तो लिखनी ही लिखना है आपको, ये वाला पॉइंट। तो स्टेट में वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट्स है अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, इंक्लूडिंग रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक। सो वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ये पॉलिटिकल पोजिशंस में, ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड राइट्स की बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सारे इश्यूज काफी हैं। बहुत से लॉज हैं इनको प्रोहिबिट करने के लिए, लेकिन फिर भी पावर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं।
पुलिस ब्रुटैलिटी, उत्तर प्रदेश को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर ब्रुटैलिटी एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके अगेंस्ट। कस्टोडियल डेथ्स काफी होती हैं यहाँ पे। और कम्युनल वायलेंस, हिस्ट्री रही है कम्युनल वायलेंस की यहाँ पे बिटवीन वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स। सो बहुत से इंसिडेंट्स होंगे जो ये मॉब लिंचिंग, अटैक्स ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये सब आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। So, Uttar Pradesh is facing various human rights challenges and the state government needs to take concrete steps to address these issues and ensure that the fundamental rights of all citizens are protected. मैंने कहा ना आपको fundamental rights लिखिए यहाँ पे सारे, जो भी particular concerns हैं ना वो सब लिखिए आप, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये दो चार चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो राइट्स बेस्ड अप्रोच है वो 4 पिलर पे, यहाँ लिख देती हूँ, बस ये लास्ट पॉइंट बच रहा है फिर खत्म हो जाएगा। आपसे बोलेंगे राइट्स बेस्ड डिस्कोर्स, तो राइट्स बेस्ड डिस्कोर्स जो है वो किस पे है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। मेनली यहाँ पे 4 पिलर्स की बात होती है। देखो, एक तो है राइट टू इंफॉर्मेशन, एक है राइट टू एजुकेशन, एक है राइट टू वर्क और एक है राइट टू फूड। तो ये भी आप चाहें तो कहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। राइट्स बेस्ड अप्रोच और एक होती है नीड्स बेस्ड अप्रोच। याद रखिएगा, राइट्स बेस्ड अप्रोच डिफर करती है नीड बेस्ड अप्रोच पे। क्या होता है, नीड बेस्ड में ना डिपेंडेंसी होती है डेवलपमेंट एजेंसी पे, ध्यान से सुनना इस चीज को। राइट्स में ये आपका अधिकार है, डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी और एम्पावरिंग अप्रोचेस यूज करते हैं एंड दे स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रादर देन फोकसिंग ऑन ह्यूमन नीड्स। अब यहाँ पे किसी की नीड पे फोकस तो नहीं हो रहा, तो राइट्स बेस्ड अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम नीड्स बेस्ड अप्रोच। ये आप जरूर लिख के आ सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे फोकस हो रहा है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, और नीड्स बेस्ड अप्रोच में क्या हो रहा है कि भाई आप जो है जरूरत है बस बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट और लीगैलिटी की बात होती है। किस किस की बात होती है देख लीजिए। पार्टिसिपेशन, पहला, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, फिर आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एम्पावरमेंट, और आता है आपका लीगैलिटी। इसको भी आप थोड़ा सा डिफाइन करके लिख सकते हैं चाहें तो। ये 5 अप्रोच हैं राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट की। तो राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही है, ये फोकस करता है ह्यूमन राइट्स पे। ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करना जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट नॉर्मेटिवली बेस्ड हो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ना कि बस इतना कि बस हाँ ठीक है जरूरतें पूरी हो रही, ठीक है। तो ये 2-3 चीज एक्स्ट्रा थी जो मुझे आपको बतानी थी। यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेप्स क्या लिए गए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्रूव द राइट्स इश्यूज इन द स्टेट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने टू एम्पावर गर्ल्स। मैंने कहा ना एम्पावरमेंट की बात होगी हमेशा जब राइट्स बेस्ड अप्रोच की बात होगी तो, एंड टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एफर्ट्स। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए थे एंड उसने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स सेटअप की हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट की। फिर विमेन हेल्पलाइन, आप जानते हैं 1090 अलग से एक असिस्टेंस, इमीडिएट असिस्टेंस के लिए जो विमेन है इन डिस्ट्रेस उनके लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है। एंटी करप्शन, गवर्नमेंट ने ड्राइव लॉन्च की है प्रॉपर टू टैकल करप्शन इन द स्टेट एंड हैज टेकन स्टेप्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स। राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे बात आती है आरटीई जो इम्प्लीमेंट है स्टेट में कि सबको एक्सेस मिले फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की, फंडामेंटल राइट भी है हमारा, आपको लिख के आना है। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये भी फंडामेंटल राइट है टू, मतलब राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। कैंपेन टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द स्टेट। स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्टेट का वो है प्रॉपर।
गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग द यूथ टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। फिर आता है आपका विमेन एम्पावरमेंट। तो इसके लिए तो आप जानते हैं महिला सम्मान सेल, महिला शक्ति केंद्र, ये सब जैसी चीजें काफी आती हैं सामने। तो ये महिला सम्मान सेल दिया हुआ है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो विमेन के इश्यूज को एड्रेस करता है। विमेन को एम्पावर करना, उनके राइट्स प्रमोट करना, वायलेंस ना हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक्सेस रहे उनका एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट पे, और एक्सेस टू जस्टिस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हुए हैं टू इंश्योर दैट द पीपल हैव एक्सेस टू जस्टिस, स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दिस इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ लीगल एड सेल्स, मोबाइल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिससे उनका इंश्योर्ड रहे स्पीडी और एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी। यहाँ पे आप लोक अदालत और लोकपाल ये सब भी डाल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। दीज एफर्ट्स आर एम्ड एट इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल इन द स्टेट एंड इंश्योर द राइट्स ऑफ ऑल आर प्रोटेक्टेड। However, there's still a long way to go and more needs to be done to address issues such as poverty, discrimination and inequality. ठीक है, तो यहाँ ये लेक्चर हमारा हो जाता है खत्म। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप ये नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कुछ भी दिक्कत परेशानी जो भी आपको मैंने कोशिश की है एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गर्मी बहुत है, पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए। Thanks a lot and have a very nice time. Thank you.